कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां चिंपैंजियों का एक झुंड शांति से रह रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। तभी उनके लीडर को अचानक खतरे का एहसास होता है। पेड़ों से पक्षी उड़ने लगते हैं और उसी पल शांति को तोड़ते हुए शिकारियों का हमला हो जाता है। एक छोटा चिंप भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बेचारी बस रोती हुई आंखों से उस दुनिया को देखती रह जाती है जिससे उसे छीन लिया गया। कुछ समय बाद सीन बदलता है। एक लैब के अंदर वैज्ञानिक डॉक्टर विल रोडमैन और उनका साथी रॉबर्ट फ्रैंकलिन खुश नजर आते हैं। उनके सामने वही चिंप है जिसका नाम है ब्राइट आइज, जिसने एक मुश्किल इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है। विल इतना खुश होता है कि तुरंत अपने बॉस स्टीवन जैकब्स के पास जाकर बताता है कि उनका 5 साल का प्रोजेक्ट ALZ-112 अब सफल हो गया है। विल कहता है कि यह वायरस इंसानों के लिए अल्जाइमर का इलाज साबित हो सकता है। जैकब्स तुरंत विल को बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए भेज देता है। विल पूरे जोश के साथ बोर्ड को समझाता है कि कैसे ALZ-112 ने ब्राइट आइज को एक साधारण चिंप से एक तेज तर्रार जीनियस बना दिया है। सब कुछ सही लगता है, लेकिन तभी लैब में मुसीबत खड़ी हो जाती है। ब्राइट आइज को एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ट्रैंक्विलाइजर दिखाया जाता है, वो बेकाबू हो जाती है। फ्रैंकलिन उसे पसंदीदा ड्रिंक से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सब नाकाम हो जाता है। तभी बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही होती है और अचानक दरवाजा तोड़ते हुए ब्राइट आइज अंदर घुस आती है। सबको लगता है कि ये हमला है। सिक्योरिटी उस पर गोलियां बरसा देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग हैरान रह जाते हैं और स्टीवन गुस्से में आकर तुरंत आदेश देता है, सभी चिम्स को खत्म कर दो। फ्रैंकलिन रहम की भीख मांगता है, लेकिन जैकब्स का फैसला पक्का होता है। स्टीवन को इन जानवरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, उसके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट और पैसा मायने रखता है। विल बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि ALZ-112 को एक और मौका दिया जाए, लेकिन स्टीवन साफ मना कर देता है। तभी फ्रैंकलिन को ब्राइट आइज के पिंजरे में एक छोटा बच्चा चिंप मिलता है। अब सबको समझ आता है कि ब्राइट आइज का गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। स्टीवन आदेश देता है कि बाकी चिम्स को भी मार दो, लेकिन फ्रैंकलिन इस मासूम को मारने से इनकार कर देता है। मजबूरी में विल उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और घर ले आता है। घर पर विल के पिता चार्ल्स उस नन्हे चिंप को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन चार्ल्स की हालत बिगड़ती जा रही है। अल्जाइमर की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता। रात में जब बच्चा रोता है तो विल उसे नहलाता है और अपनी बाहों में झुलाता है। तभी वो विल की उंगली पकड़ लेता है और इस छोटे से स्पर्श से विल के दिल में नई उम्मीद जग जाती है। कुछ समय बाद विल नोटिस करता है कि ये बच्चा खुद से खाना खाता है। उसकी आंखों में हरे रंग की चमक भी दिखाई देती है। 3 साल बीत जाते हैं और वही बच्चा बड़ा हो चुका है। अब उसका नाम है सीजर। वो विल की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सीजर अब इंसानों जैसी जिंदगी जी रहा है और उसकी बुद्धि कमाल की है। वो मुश्किल पजल भी हल कर लेता है। अटारी में उसका खुद का स्पेस है, जहां से वो खिड़की से बाहर की दुनिया को बड़ी उत्सुकता से देखता रहता है। इसी बीच विल सीजर की बुद्धि को डॉक्यूमेंट कर रहा होता है। तभी ऊपर से शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि चार्ल्स अपनी नर्स से बहस कर रहे हैं। गुस्से में एक लैंप भी टूट जाता है। नर्स परेशान होकर नौकरी छोड़ देती है और सुझाव देती है कि चार्ल्स को नर्सिंग होम भेज देना चाहिए। विल ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसीलिए वो लैब से चुपके से ALZ-112 का इंजेक्शन लाता है और अपने पिता को दे देता है। ये सब सीजर खामोशी से देख रहा होता है। अगले ही दिन एक चमत्कार होता है। चार्ल्स का दिमाग पहले जैसा तेज हो जाता है। वो फिर से पियानो बजाने लगता है। ये देखकर विल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर सीजर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वो खिड़की से बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है और बाहर जाने का मन बनाता है। एक दिन मौका पाकर वो पड़ोसी के शेड में चला जाता है और वहां एक साइकिल पाता है, लेकिन तभी पड़ोसी डगलस उसे देख लेता है और गुस्से में डंडा लेकर पीछे पड़ जाता है। सीजर डर कर भागता है, लेकिन घायल हो जाता है। उसी वक्त विल आता है और सीजर को बचा लेता है। सीजर की चोट का इलाज कराने हुए जाते हैं कैरोलिन एजुवेट के पास। इलाज के दौरान सीजर का शांत स्वभाव और उसकी साइन लैंग्वेज देखकर कैरोलिन हैरान रह जाती है। विल उसके इशारों का मतलब समझाता है और इसी बहाने दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ समय बाद विल कैरोलिन को सीजर का अटारी वाला कमरा दिखाता है। कैरोलिन उसकी देखभाल देखकर प्रभावित होती है, लेकिन वो विल को चेतावनी देती है कि सीजर का भविष्य इंसानों के बीच सुरक्षित नहीं रहेगा। कैरोलिन सीजर से बहुत प्यार करती है, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगता है। ये सुनकर सीजर मजाक में विल की पिटाई करने का नाटक करता है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। कैरोलिन सुझाव देती है कि सीजर को ज्यादा खुली जगह मिलनी चाहिए।
इसी बहाने वे जाते हैं म्यूर वुड्स, जहां सीजर पहली बार खुले जंगल का मजा लेने वाला है। विल सीजर की पट्टा खोलता है तो सीजर हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करता है। कैरोलिन मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तुम्हारी इजाजत मांग रहा है। विल हाथ आगे करता है और फिर सीजर खुशी खुशी जंगल में दौड़ पड़ता है। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ता है और खुली हवा में खुद को आजाद महसूस करता है। ये देखकर विल को भी सुकून मिलता है। समय बीतता है। 5 साल बाद सीजर बड़ा हो चुका है। अब उसे म्यूर वुड्स से खास लगाव है। वो सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर दूर सैन फ्रांसिस्को की स्काईलाइन देखता है। इस दौरान विल और कैरोलिन का रिश्ता गहराता है, लेकिन सीजर को कभी-कभी जलन होने लगती है। मजाक मजाक में वो दोनों के बीच आकर उन्हें परेशान करता है। एक दिन लौटते वक्त सीजर का सामना एक भौंकते हुए कुत्ते से होता है। गुस्से में वो जोर से चीखता है और कुत्ता डर कर चुप हो जाता है। तभी सीजर विल से पूछता है, क्या मैं भी एक पालतू जानवर हूँ? विल उसे प्यार से समझाता है कि नहीं, वो उसका बेटा है, लेकिन सीजर को यकीन नहीं होता। तब विल उसे जेनेसिस लैब लेकर जाता है और उसकी माँ ब्राइट आइज की सच्चाई बताता है, कैसे उसे यहाँ लाया गया और किस तरह उस पर यह दवा टेस्ट की गई थी। विल कैरोलिन को बताता है कि उसने चार्ल्स को बचाने के लिए वही दवा इस्तेमाल की थी जो सीजर की मां पर टेस्ट की गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये दवा सीजर को इतनी अद्भुत बुद्धि दे देगी। विल समझाता है कि ये दवा इंसानों के दिमाग की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सीजर के केस में ये एक सुपर ब्रेन की वजह बन गई। कैरोलिन पूछती है, लेकिन सीजर इस सब में कहाँ फिट होता है? विल कहता है कि उसका रिसर्च लाखों अल्जाइमर के मरीजों की जिंदगी बदल सकता है। ये बातें सीजर ऊपर अटारी से सुन रहा होता है। सच्चाई जानकर वो अंदर से हिल जाता है। अगली सुबह वो नाश्ता करने से भी मना कर देता है। उसका दिमाग इस नए सच से भरा हुआ है। उसी वक्त चार्ल्स की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। अल्जाइमर बढ़ रहा है। सीजर उसकी मदद करता है, लेकिन एक नजर विल और सीजर की आंखों में चिंता साफ झलकती है। जब विल टेस्ट करता है तो पता चलता है कि चार्ल्स के शरीर में उस दवा के खिलाफ एंटीबॉडी बन गए हैं। इसी बीच चार्ल्स गलती से घर से निकल जाता है और पड़ोसी डगलस की कार में बैठकर दूसरे वाहनों से टकरा देता है। डगलस गुस्से में चार्ल्स को बुरी तरह डांटने लगता है। ये सब सीजर अटारी की खिड़की से देख रहा होता है। गुस्से से भरकर वो भागता है और डगलस पर टूट पड़ता है। उसकी चीख गूंज उठती है और वो पहली बार अपने गुस्से को पूरी तरह बाहर निकालता है। गुस्से में वह उसके हाथ की एक उंगली काट लेता है। तभी चार्ल्स जोर से चिल्लाता है, रुको सीजर! और यह सुनते ही सीजर को होश आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछतावे में दादाजी की बाहों में छुप जाता है। आसपास खड़े लोग डर के मारे हैरान रह जाते हैं। इस घटना के बाद सीजर को एक प्राइमेट सेंचुरी में भेज दिया जाता है, जिसे जॉन लैंडन और उसका बेटा डॉस चलाते हैं। यहाँ एक और केयर टेकर रॉडनी भी होता है। विल को चिंता होती है कि सीजर ने कभी अपने जैसे बंदरों के साथ नहीं रहा है, लेकिन लैंडन को यकीन है कि सीजर यहाँ जल्दी एडजस्ट कर लेगा। शुरुआत में सीजर को यह नई बड़ी जगह देखकर खुशी होती है, लेकिन ये खुशी जल्दी ही डर और उदासी में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि विल उसे छोड़कर जा चुका है। सीजर बार बार विल को बुलाता है, घर चलने की गुजारिश करता है, लेकिन विल सिर्फ उसे दिलासा देता है कि वह जल्द वापस आएगा। फिर विल और कैरोलिन वहां से चले जाते हैं और सीजर टूटे दिल के साथ रह जाता है। उनके जाते ही डॉस सीजर को एक पिंजरे में डालता है, जहां उसके चारों तरफ और भी कई बंदर होते हैं। उनकी चीख पुकार से माहौल डरावना हो जाता है। उधर घर पर विल बार बार सीजर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर तरफ से सिर्फ सरकारी नियम और कागजी झंझट का सामना करना पड़ता है। सीजर को घर से दूर भेजने के बाद चार्ल्स की हालत और बिगड़ जाती है। वो बार बार भूलने लगते हैं और गहरी उदासी में डूब जाते हैं। उन्हें सीजर की बहुत याद आती है। जब विल टेस्ट करता है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दवा का असर खत्म हो गया है और चार्ल्स का अल्जाइमर फिर तेजी से बढ़ रहा है। अब विल खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। एक तरफ सीजर उससे दूर है और दूसरी तरफ उसके पिता की हालत बिगड़ रही है। इन्हीं हालात में वो एक नया कदम उठाता है। विल एक और ताकतवर दवा बनाने का प्लान करता है। जब वो ये बात स्टीफन को बताता है और मानता है कि उसने पहले दवा अपने पिता को दी थी, तो स्टीफन को इसमें पैसा कमाने का बड़ा मौका दिखता है और इसी लालच में स्टीफन हरी झंडी दे देता है। अब एक नई दवा बनाई जाती है, ALZ-113, जो इस बार गैस के रूप में होगी। दूसरी तरफ प्राइमेट सेंचुरी में सीजर का बुरा हाल है। वहां जानवरों को बेहद गंदा खाना दिया जाता है। जब सीजर गुस्से में वो खाना डॉज पर फेंक देता है तो डॉज भड़क जाता है और पानी की तेज धार से उसे मारता है। डॉज के जाने के बाद सीजर टूट जाता है। वो अपने पिंजरे की दीवार पर अपने पुराने अटारी के खिड़की का चित्र बनाता है ताकि घर की याद बनी रहे।
इधर जेनेसिस लैब में नए वायरस का टेस्ट शुरू होता है। पहला ट्रायल कोबा नाम के चिंप पर किया जाता है, लेकिन टेस्ट के दौरान एक गड़बड़ी हो जाती है। कोबा डरकर इधर उधर भागता है और गलती से फ्रैंकलिन का मास्क गिरा देता है। गैस सीधे फ्रैंकलिन के चेहरे पर लग जाती है। वहीं सेंचुरी में सीजर पहली बार वहां के अल्फा चिंप रॉकेट से मिलता है, जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अल्फा चिंप रॉकेट अपनी ताकत दिखाने के लिए सीजर की शर्ट फाड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। सीजर भागकर पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन रॉकेट उसका पीछा करता है। दोनों के बीच भिड़ंत होती है और आखिर में सीजर नीचे गिर जाता है। तभी डॉज आता है और दोनों को काबू करने के लिए उन्हें बेहोश कर देता है। उधर जेन सिस्टम लैब में स्टीफन कोबा को अपना नाम लिखते हुए देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि फ्रैंकलिन की तबीयत गैस के असर से बिगड़ रही है। वहीं सेंचुरी में सीजर को एक अनोखा साथी मिलता है, मॉरिस, जो एक ओरंगुटान है। मॉरिस साइन लैंग्वेज जानता है और सीजर से इशारों में बात करता है। मॉरिस बताता है कि वो सर्कस में रहता था और सीजर को सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि इंसान बुद्धिमान बंदरों से डरते हैं। कुछ समय बाद विल और कैरोलीन सीजर से मिलने आते हैं। सीजर अपनी उदासी साइन लैंग्वेज के जरिए जताता है। ये देखकर विल गुस्से में डॉज से भिड़ जाता है, लेकिन तभी लैंडन आकर मामला शांत कराता है। विल चाहता है कि सीजर को यहाँ से निकाल ले जाए, लेकिन लैंडन साफ कह देता है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के ये मुमकिन नहीं। सीजर बार बार घर ले जाने की गुहार लगाता है, लेकिन विल सिर्फ वादा कर पाता है कि वो जल्दी उसे आजाद करेगा। विल के जाते ही सीजर का दिल टूट जाता है। गुस्से में वो अपने पिंजरे की दीवार से वो चित्र मिटा देता है जो उसने घर की याद में बनाया था। फिर चारों तरफ देखते हुए उसे एक सीढ़ी दिखती है जो ऊपर स्काईलाइट तक जाती है। वहीं से सीजर पहली बार देखता है एक ताकतवर गोरिल्ला को, जिसका नाम है बक, जिसे कभी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला जाता। दूसरी तरफ सीजर आजादी की ख्वाहिश में डूबा हुआ है। एक दिन स्काईलाइट से बाहर झांकते हुए वो शहर की ऊंची इमारतों को देखता है, जहां खुली हवा में आजादी है। तभी एक मौका आता है जब डॉज और उसके दोस्त सेंचुरी में आते हैं और मजे के लिए बंदरों को तंग करने लगते हैं। वो टेजर से उन्हें डराते हैं। इसी बीच एक विजिटर पिंजरे के पास आता है और सीजर चालाकी से उसके हाथ से चाकू चुरा लेता है। रात होते ही सीजर उस चाकू का इस्तेमाल करता है और खुद को पिंजरे से आजाद कर लेता है। ये सब मॉरिस चुपचाप देखता है। सीजर का पहला कदम आजादी की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद सीजर बक का पिंजरा खोलता है। बक शुरू में हिचकता है, लेकिन फिर वो अपनी ताकतवर दहाड़ के साथ आजादी का मजा लेने लगता है। उसकी गूंज पूरे सेंचुरी में फैल जाती है। बक आजाद होकर खुशी से सीजर का आभारी होता है। सीजर यहीं नहीं रुकता। अगला नंबर आता है रॉकेट का, लेकिन सीजर भागने के बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों की भिड़ंत होती है और सीजर रॉकेट को गिरा देता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाता। जब रॉकेट देखता है कि बक आजाद है और बाकी बंदर सीजर को देख रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि अब नया लीडर आ चुका है। रॉकेट हार मानकर सीजर के सामने हाथ उठाता है और उसकी लीडरशिप को स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ घर में विल अपने पिता चार्ल्स को नई दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है। वो शांतिपूर्वक विल का हाथ पकड़कर सो जाता है। सुबह एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। चार्ल्स हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका है। विल टूट जाता है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब वो कमरे में सामान समेट रहा होता है, तो उसे सीजर के साथ खींची हुई एक तस्वीर मिलती है जो पुरानी यादों को ताजा कर देती है। चार्ल्स के जाने के बाद विल अंदर से टूट चुका है। कैरोलीन उसे समझाती है कि कुछ चीजें हमारी ताकत से बाहर होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इसी बीच विल को पता चलता है कि स्टीफन ने जल्दी पैसे कमाने के लालच में नई दवा ALZ 113 की सेल के लिए ट्रायल्स को तेज कर दिया है। विल उसे चेतावनी देता है कि इस दवा के इंसानों पर खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टीफन पलटकर ताना मारता है कि विल ने खुद अपने पिता पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये सुनकर विल चुप हो जाता है और तय करता है कि वो इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाएगा। उधर फ्रैंकलिन की हालत बिगड़ती जा रही है। मदद के लिए वो विल के घर पहुंचता है, लेकिन विल नहीं होता। फ्रैंकलिन पड़ोसी डगलस से टकरा जाता है और उसी दौरान उसके चेहरे पर खून की छींटें पड़ती हैं। ये एक खतरनाक संकेत है। दूसरी तरफ विल सीजर को वापस लाने की कोशिश करता है और लैंडन को पैसे देकर उसे छुड़ाने की पेशकश करता है, लेकिन जब वो सीजर से मिलता है तो एक दर्दनाक पल सामने आता है। सीजर अब भी खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। वो विल से मुंह मोड़ लेता है और अपने पिंजरे में ही रहने का फैसला करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सीजर की सोच बदल रही है। वो रणनीति बनाने लगता है। वो रॉकेट को इशारा करता है कि बाकी बंदरों में बिस्किट बांटे। ये छोटा सा कदम बंदरों का भरोसा जीतने के लिए पहला कदम है। अगले दिन जब सब बंदर एक साथ होते हैं,
तो मॉरिस सीजर से उसकी प्लानिंग के बारे में पूछता है। सीजर कहता है, एक बंदर कमजोर है, लेकिन अगर सब साथ हो जाएं तो कोई रोक नहीं सकता। इस पर मॉरिस हंसते हुए कहता है कि बंदर बेवकूफ होते हैं। ये बात सीजर के दिमाग में गूंजने लगती है और वो सोच में डूब जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस कोड पर जो रॉडनी हर बार दरवाजा खोलते वक्त डालता है। सीजर उस कोड को ध्यान से याद कर लेता है और फिर रात होते ही वो उसी कोड का इस्तेमाल करके पिंजरे से बाहर निकल जाता है। वो सैंक्चुरी से निकलकर विल के घर पहुंचता है। वहां वो विल और कैरोलिन को सोते हुए देखता है। कमरे में उसे दवा मिल जाती है। सीजर समझ जाता है कि यही दवा बाकी बंदरों को भी बुद्धिमान बना सकती है। वो चुपचाप दवा लेकर सैंक्चुरी लौट आता है। अगली सुबह सीजर बाकी बंदरों को दवा देता है। धीरे धीरे सबकी आंखों में हरे रंग की चमक दिखने लगती है। ये संकेत है कि अब सबकी बुद्धि इंसानों से भी तेज हो चुकी है। उधर लैंडन बंदरों के अजीब बर्ताव को देखता है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच शहर के दूसरे कोने में एक खतरनाक घटना होती है। फ्रैंकलिन अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया जाता है। उसका शरीर खून से लथपथ होता है। सैंक्चुरी में अब सीजर खुलकर बगावत करता है। जब डॉज उसे गाली देता है और डर्टी ऐप कहता है, तो पहली बार सीजर इंसानी आवाज में बोलता है, नो। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। फिर सीजर डॉज को बेहोश कर देता है और सारे बंदरों को आजाद कर देता है। रॉडनी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर उसे नहीं मारता, बल्कि पिंजरे में बंद कर देता है। तभी डॉज होश में आता है और टेजर उठाता है। सीजर तुरंत उस पर पानी की तेज धार मारता है, जिससे बिजली का झटका लगता है और डॉज की मौत हो जाती है। अब रास्ता साफ है। सीजर और बाकी बंदर स्काईलाइट से निकलते हैं। दो टीमें बनती हैं, एक का लीडर सीजर और दूसरी का बक। बंदरों की बगावत की शुरुआत हो चुकी है। उधर अगली सुबह विल सीजर के कमरे में हलचल देखता है और समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सैंक्चुरी में किसी से संपर्क नहीं हो पाता। विल और कैरोलिन सच्चाई जानने सैंक्चुरी पहुंचते हैं। वहां का नजारा डरावना होता है। चारों तरफ तबाही, डॉज की लाश और फटी हुई ALZ 113 की शीशी। तभी कैरोलिन को रॉडनी पिंजरे में मिलता है। वो कहता है, सीजर ने बात की। ये सुनकर दोनों सन्न रह जाते हैं। उधर शहर में लोग हैरान हैं, क्योंकि बंदरों का झुंड पेड़ों के सहारे आगे बढ़ रहा है। सीजर अपनी टोली को लेकर जेनेसिस लैब पहुंचता है। वहां वो पूरी तरह हंगामा मचाते हैं और सारे कैद बंदरों को आजाद कर देते हैं, जिसमें कोबा भी शामिल है। इसी बीच स्टीफन को कॉल आता है कि फ्रैंकलिन की मौत ALZ 113 वायरस से हुई है। वो घबराकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां लॉबी तबाह है और ऊपर बंदर खड़े हैं। डर के मारे स्टीफन हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। शहर के दूसरे हिस्से में चिड़ियाघर में लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बक धड़धड़ाते हुए पिंजरे तोड़कर बाहर निकलता है। बाकी बंदर भी आजाद हो जाते हैं और लोहे की रॉड से खुद को हथियार बंद कर लेते हैं। ये सभी सीजर की टीम के साथ मिलकर शहर पर धावा बोल देते हैं। सड़कों पर हाहाकार मच जाता है। जब एनिमल कंट्रोल उनके एक साथी को पकड़ लेता है, तो सीजर और उसकी टोली गुस्से में उस गाड़ी पर भाले फेंकते हैं और अपने साथी को छुड़ा लेते हैं। बंदरों का ये हमला पूरे शहर को हिला देता है। इमारतें टूट रही हैं, गाड़ियां पलट रही हैं। पुलिस तुरंत पहुंचती है, लेकिन बंदर तैयार है। मॉरिस एक भारी ढक्कन पुलिस कार पर दे मारता है और बक उसे हवा में उछाल देता है। सीजर और उसका झुंड केवल कार के ऊपर से गोल्डन गेट ब्रिज को देखता है। सामने ट्रैफिक, पुलिस और इंसानों की सेना तैयार है। सीजर समझ जाता है कि अब लड़ाई तय है। ब्रिज के उस पार विल और कैरोलिन भी पहुंच चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि बंदर जंगल की ओर जा रहे हैं। उधर आसमान में स्टीफन का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। इंसानों को आदेश मिल चुका है, घातक हमला करो। सीजर अपनी टोली को रोकता है और तुरंत एक प्लान बनाता है। कुछ बंदरों को ब्रिज के ऊपर भेजता है, कुछ को नीचे। इंसानों को पता ही नहीं चलता कि हमला कब और कहां से होगा। जैसे ही इंसान गोलियों की बौछार शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। सीजर और बक सामने से पुलिस पर टूट पड़ते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट, बंदरों की दहाड़ और इंसानों की चीखें, ब्रिज पर जंग का मंजर खून से लाल हो जाता है। इसी बीच धुंध छा जाती है। इंसान कुछ देख नहीं पाते और सीजर अपने झुंड को बस को कवर बनाकर आगे बढ़ाता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर गोलियां बरसा रहा है। तभी बक सीजर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। वो छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। जोरदार टक्कर होती है और हेलीकॉप्टर ब्रिज पर धमाके के साथ गिरता है। सीजर दौड़कर बक के पास पहुंचता है। बक जख्मी है। वो सीजर का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है। एक इशारे में सब कह जाता है, अब तू लीडर है, और बक हमेशा के लिए चला जाता है। तभी मलबे के बीच से स्टीफन मदद की गुहार लगाता है।
लेकिन सीजर बस उसकी ओर गुस्से से देखता है और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। इंसान पीछे रह जाते हैं और सीजर का काफिला आजादी की तरफ निकल पड़ता है। धुंध के बीच से कोबा बाहर आता है, उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर डरावनी गुर्राहट। वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर को जोर से लात मारता है। हेलीकॉप्टर का मलबा नीचे खाई में गिरता है और स्टीफन चीखते हुए अंधेरे में समा जाता है। उधर विल पुलिस की कार लेकर सीजर के पीछे पीछे जंगल की ओर पहुंचता है। वो सीजर को आवाज लगाता है, लेकिन तभी कोबा उस पर हमला कर देता है। तभी सीजर आता है और जोर से आदेश देता है, रुको! कोबा डर कर पीछे हट जाता है। विल सीजर से कहता है, कृपया घर चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सीजर चुपचाप उसके करीब आता है, उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, सीजर का घर यही है। विल हैरान रह जाता है। पहली बार उसने सीजर को इंसानों की भाषा बोलते सुना। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो समझ जाता है अब सीजर की दुनिया यही है। वो चुपचाप सिर झुका देता है। सीजर अपने झुंड के पास लौटता है। सब उसकी ओर गर्व से देखते हैं। अब वो उनका असली लीडर बन चुका है। सीजर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता है और आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को के नजारे को देखता है। आजादी का सपना आखिरकार पूरा हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एयरपोर्ट पर डगलस नाम का वही गुस्सैल पड़ोसी अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहा है। अचानक उसकी नाक से खून टपकता है। वो लापरवाही से पहुंचता है और आगे बढ़ जाता है। किसी को पता नहीं उसके अंदर एक खतरनाक वायरस पल रहा है जो पूरी दुनिया में मौत का तूफान मचाने वाला है। यही वायरस बाद में बनता है सिमोन फ्लू। कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। ये है इस मूवी का दूसरा पार्ट जो साल 2014 में आया था। कहानी आगे बढ़ती है 10 साल बाद। अब बंदर सिर्फ बंदर नहीं रहे, वो अब पूरे के पूरे बुद्धिमान एप्स बन चुके हैं। इनके पास अपनी भाषा है, अपना समाज है और एक मजबूत रिश्ता है। ये मिलकर शिकार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और असली फैमिली की तरह रहते हैं। इन सब के लीडर हैं सीजर और उनके साथ है उनका बेटा ब्लू आइज। शिकार खत्म करके ये सब घोड़ों पर सवार होकर अपने गांव लौटते हैं। ये कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि जंगल के बीच बसा एक एप विलेज है, जहां लकड़ी के घर, शिकारी औजार, लिखाई पढ़ाई और यहाँ तक कि आग जलाने का तरीका भी है। घर लौटते ही सीजर को अपनी नई संतान देखने का मौका मिलता है और ये खुशी वो ब्लू आइज के साथ शेयर करता है। फिर सीजर बात करता है मॉरिस से, जो एक समझदार औरंगुटान है और बच्चों को पढ़ाता है। मॉरिस कहता है, क्या तुम्हें इंसानों की याद नहीं आती? सीजर सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ कभी कभी, लेकिन इंसान हमेशा लड़ते हैं और हम बंदर हमेशा साथ रहते हैं। यही हमारी ताकत है। सीजर सोचता है कि शायद इंसान अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन मॉरिस उसे याद दिलाता है, पिछले 10 सालों से हमने इंसानों को नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए। और ये बात सच साबित होती है जब कुछ बंदर शिकार करते समय एक असली इंसान से टकरा जाते हैं। वो इंसान डर के मारे बंदूक निकालता है और गोलियां चला देता है, जिसमें एक बंदर घायल हो जाता है। इस घटना के बाद सारे बंदर गुस्से में उस जगह पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि वो इंसान अकेला नहीं था, उसके साथ 6 और लोग थे। इनके लीडर का नाम है मैल्कम, जो हालात को संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर सीजर से मिलती है और उसे लगता है कि ये बंदर बाकी बंदरों से अलग है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और बात हो, सीजर जोरदार दहाड़ मारता है और इंसानों को वहां से निकल जाने का हुक्म देता है। डर के मारे इंसान भाग खड़े होते हैं और इस दौरान एक इंसान का बैग वहीं छूट जाता है। मॉरिस वो बैग उठाकर सीजर को देता है। फिर सीजर अपने सबसे भरोसेमंद साथी कोबा और कुछ बंदरों को इंसानों के पीछे भेजता है, ताकि पता लगाया जा सके कि उनका ठिकाना कहाँ है। उधर इंसान वापस पहुंचते हैं एक क्वारंटीन जोन में, जहां उनके बॉस ड्रेफस और कुछ सोल्जर्स पहले से मौजूद हैं। मैल्कम सबको बताता है कि उन्होंने बंदरों को देखा है और वो अब बेहद बुद्धिमान हो चुके हैं। ये सुनकर ड्रेफस परेशान हो जाता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, वरना लोगों में दहशत फैल जाएगी। इसी दौरान मैल्कम की पत्नी एली, जो पहले डॉक्टर थी, एक और चौंकाने वाली बात बताती है। जो इंसान अब तक जिंदा हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि उन्हें वायरस का असर नहीं हुआ। इधर बंदरों के गांव में सीजर अपनी टोली के साथ मीटिंग करता है। कुछ बंदर इंसानों से लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि गोली पहले इंसानों ने चलाई थी। लेकिन सीजर समझदारी दिखाता है और कहता है, अगर जंग हुई तो हमारी बनाई हुई ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन कोबा इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के फैसले से खुश नहीं है। कोबा गुस्से में कहता है कि इंसानों को उनकी औकात दिखानी होगी। ये सुनकर सीजर अपनी सेना को साथ लेकर इंसानों की बस्ती में पहुंचता है।
ये एंट्री काफी धमाकेदार होती है। इंसान डर तो जाते हैं, लेकिन जिज्ञासा के कारण बाहर निकलकर देखने लगते हैं। सीजर साफ कहता है कि उसे जंग नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंसान ने उकसाया तो वो पीछे नहीं हटेगा। जाते जाते वो इंसानों का छोड़ा हुआ बैग लौटा देता है और चेतावनी देता है, दूरी बनाए रखो। इंसानों के कैंप में खलबली मच जाती है। सब डरे हुए हैं कि बंदर आगे क्या करेंगे। तभी ड्रेफस लोगों को समझाता है और कहता है कि बिजली के लिए हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन जब भीड़ शांत होती है, मैल्कम ड्रेफस को अलग ले जाकर सच्चाई बताता है। कोई दूसरा तरीका नहीं है, पावर का एक ही जरिया है, वो है डैम। ड्रेफस ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अब हमें बंदरों से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि पावर चाहिए ताकि हम दुनिया के बाकी बचे लोगों से रेडियो के जरिए संपर्क कर सकें। लेकिन मैल्कम हिंसा नहीं चाहता। वो ड्रेफस से डील करता है और कहता है, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं सीजर को मना लूंगा। ये बैग लौटाने का काम इस बात का सबूत है कि सीजर बाकी बंदरों जैसा नहीं है। ड्रेफस 3 दिन की मोहलत देता है, लेकिन चेतावनी भी देता है कि अगर नाकाम रहे तो हालात बिगड़ जाएंगे। मैल्कम प्लान के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी एली और बेटे अलेक्जेंडर को लेकर बंदरों के इलाके की तरफ निकल पड़ता है। बारिश वाली शाम जब मैल्कम बंदरों की बस्ती के पास पहुंचता है तो बाकी टीम को पीछे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर मैं 2 घंटे में नहीं लौटा तो तुम लोग वापस चले जाना। मैल्कम जैसे ही आगे बढ़ता है, कुछ गुस्सैल बंदर उसे पकड़कर पूरे कबीले के सामने ले आते हैं। मैल्कम हाथ उठाकर सरेंडर करता है और कहता है कि वो लड़ाई के लिए नहीं आया है। तभी सीजर आगे आता है। मैल्कम समझाने लगता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ जरूरी है। सीजर भीड़ को चुप कराता है और उसकी बात सुनता है। फिर मैल्कम, सीजर और कुछ बंदर डैम की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचकर मैल्कम समझाता है कि डैम से बिजली बन सकती है और इससे इंसानों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। मैल्कम के लिए ये बड़ा सरप्राइज होता है जब सीजर उसकी बात मान लेता है। सीजर समझता है कि इंसान सिर्फ बिजली बनाने आए हैं। मैल्कम भरोसा दिलाता है कि वो बंदरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और खुद को गारंटी के रूप में पेश करता है। सीजर राजी हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है, पहले सभी हथियार सौंपो। इंसान मान जाते हैं। वापस बंदरों के गांव में कोबा खुश नहीं है। उसे डर है कि इंसानों को पावर देने से बंदरों पर खतरा बढ़ेगा। लेकिन सीजर शांति बनाए रखना चाहता है और कहता है कि यही हमारी ताकत है। कोबा गुस्से में अपने पुराने जख्म दिखाता है और कहता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं, लेकिन सीजर उसे तुरंत रोक देता है और याद दिलाता है कि यहाँ उसका हुक्म चलता है। अगले दिन मैल्कम और उसकी टीम डैम पर काम शुरू करती है। सीजर अपनी नजर उन पर बनाए रखता है। इसी बीच कोबा चुपके से अपने साथियों के साथ इंसानों की बस्ती पहुंचता है। वहां उसे हथियारों से भरा हुआ गोदाम मिलता है। तभी 2 गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। कोबा चालाकी दिखाता है और बेवकूफ बंदर बनने का नाटक करता है। इंसान उसकी हरकतों पर हंसते हैं और उसे जाने देते हैं। उधर डैम पर हादसा हो जाता है। मैल्कम और उसकी टीम मलबे में फंस जाती है। कुछ लोग घायल हो जाते हैं। सीजर और उसके साथी मदद करते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। इस पर मैल्कम सीजर का शुक्रिया अदा करता है और काम पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है। लेकिन तभी मुसीबत बढ़ जाती है। सीजर का छोटा बच्चा इंसानों की तरफ चला जाता है और कार्वर के बैग में छिपी बंदूक ढूंढ लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। कार्वर गुस्से में शॉटगन निकालता है और बंदरों पर तान देता है। ये देखकर सीजर भड़क जाता है। वो कार्वर को गिरा देता है और बंदूक उठा लेता है। सीजर गुस्से में बंदूक मैल्कम पर तानता है और उसे याद दिलाता है कि यहाँ बंदूक की मनाही है। लेकिन वो बड़ा दिल दिखाता है, बंदूक नदी में फेंक देता है और इंसानों को निकल जाने का हुक्म देता है। जाते वक्त मैल्कम और एली सीजर के पास वापस आते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि सीजर की पत्नी बीमार है। एली उसकी मदद करने की पेशकश करती है। सीजर ये देख खुश हो जाता है और इंसानों को 1 दिन का और वक्त दे देता है। उनके बंदरों को भी मदद के लिए भेज देता है, लेकिन कार्वर को ट्रक में बंद कर देता है ताकि वो और गड़बड़ न करे। इसी बीच कोबा लौटता है और इंसानों के हथियारों की खबर देता है। गुस्से में वो डैम पर पहुंच जाता है और मैल्कम के बेटे अलेक्जेंडर को डराने लगता है। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि मॉरिस बीच में आकर सबको चौंका देता है। वो इंसानों की तरफ से खड़ा हो जाता है। तभी सीजर पहुंचता है। कोबा सीजर पर भड़कता है कि वो इंसानों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये सुनकर सीजर गुस्से में कोबा की पिटाई कर देता है। लगभग उसका दम घोंट देता है, लेकिन खुद को रोक लेता है क्योंकि उनका नियम है, बंदर बंदर को नहीं मारता। कोबा झुककर माफी मांगता है। रात को कोबा चोरी छिपे ब्लू आइज से बात करता है। वो उसे समझाता है कि इंसानों पर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है।
वो चाहता है कि ब्लू आइज सीजर का ख्याल रखे। अगले दिन मॉरिस एलेक्जेंडर से मिलता है। एलेक्जेंडर उसे किताब देता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। उधर कोबा फिर से इंसानों की बस्ती में जाता है। दो गार्ड शराब पी रहे होते हैं। कोबा फिर से नाटक करता है, लेकिन इस बार वो दोनों को गोली मार देता है और उनके हथियार लेकर वापस लौटता है। इधर डैम पर मैल्कम और उसकी टीम जनरेटर ठीक कर लेते हैं और आखिरकार बिजली आ जाती है। रात होते होते सब एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक दुकान भी मिलती है। गैस स्टेशन पर सब मस्ती कर रहे होते हैं। म्यूजिक चल रहा है और माहौल शांत है। मैल्कम सीजर से कहता है कि उन्होंने अपना वादा निभा दिया है और अब वापस जा रहे हैं। सीजर उस पर भरोसा जताता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कार्वर अकेला बैठा होता है। तभी कोबा गुस्से में उसके पास पहुंचता है। इधर इंसान अपनी बस्ती में लौट जाते हैं। अब बिजली आ चुकी है और लोग जश्न मना रहे हैं। सब कुछ अच्छा लग रहा था कि तभी सीजर को छिप कर देखता कोबा उसे बंदूक से गोली मार देता है और जल्दी से छिप जाता है। सीजर नीचे गिरता है और सबको लगता है कि वो मर गया। कोबा का एक साथी घरों में आग लगा देता है। बंदरों में अफरा तफरी मच जाती है। मॉरिस हालात समझकर मैल्कम और उसके परिवार को बचाता है और भागने को कहता है। इस मौके का फायदा उठाकर कोबा झूठ फैलाता है कि इंसानों ने सीजर पर हमला किया है। गुस्से में वो खुद को नया लीडर घोषित करता है और इंसानों पर हमला करने की तैयारी करता है। उधर इंसानों की सिटी में जश्न चल रहा होता है। ड्रेफस और उसकी टीम दूसरी बस्तियों से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी बंदर घुड़सवारों की तरह धुंध में नजर आते हैं। कोबा इंसानों की हथियारों वाली जगह पर हमला कर देता है और गन लेकर लौटता है। जैसे ही बंदर हमला करते हैं, इंसान फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश में जंग भड़क उठती है। इंसान कम होते हैं लेकिन लड़ते हैं। तभी ड्रेफस रॉकेट लॉन्चर से कोबा को रोकने की कोशिश करता है। एक पल के लिए बंदर रुकते हैं, लेकिन उनकी तादाद इंसानों को दबा देती है। तभी एक टैंक आता है और बंदरों को मार गिराता है, पर कोबा टैंक पर काबू पा लेता है और इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ड्रेफस हैरान रह जाता है। इसी बीच मैल्कम और उसके साथी जंगल में घायल सीजर को ढूंढते हैं। उन्हें समझ आता है कि इंसानों ने नहीं, बल्कि कोबा ने सीजर को मारा है। वो उसे छिपा कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कोबा का गुस्सा अब हद पार कर देता है। वह एक ऐश बंदर को ऊपर ले जाता है, जिसने इंसान को मारने से मना किया था, और उसे रेलिंग से नीचे फेंककर जान से मार देता है। ये खतरनाक काम बाकी सब बंदरों के लिए एक चेतावनी होती है कि अब कोबा ही असली लीडर है। इस घटना के बाद कोबा बाकी इंसानों को पकड़कर पिंजरों में कैद कर देता है और अपने बंदरों को भेजता है, ताकि जो इंसान बाहर छिपे हैं उन्हें भी पकड़ लाया जाए। इस बीच मैल्कम और उसकी टीम सीजर को बचाकर शहर के एक पुराने घर में ले जाते हैं, जो असल में सीजर का पुराना घर होता है। यहीं मैल्कम को पता चलता है कि कभी सीजर इंसानों के साथ रहता था, लेकिन सीजर बुरी तरह जख्मी है। इसलिए मैल्कम वापस बस्ती में जाता है ताकि सर्जरी के लिए दवाइयां ला सके। मैल्कम दवा तो ले आता है, लेकिन बाहर निकलते समय बंदर उसे पकड़ने वाले होते हैं। तभी सामने एक बंदर बंदूक लेकर मैल्कम को रोकता है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ब्लू आइज होता है। ब्लू आइज को जब पता चलता है कि उसका पिता अभी जिंदा है, तो वह मैल्कम की मदद करता है और दोनों मिलकर वापस सीजर के पास पहुंचते हैं। वहां पिता और बेटे की इमोशनल मुलाकात होती है। सीजर ब्लू आइज को बताता है कि उसने बड़ी गलती की थी। उसने कोबा पर ज्यादा भरोसा किया और इंसानों को गलत समझा। ब्लू आइज अपने पिता को बताता है कि मॉरिस और कई वफादार बंदर कैद में हैं और ऐश को कोबा ने मार डाला। ये सुनकर सीजर का गुस्सा और दर्द बढ़ जाता है। वह फैसला करता है कि अब कोबा को रोकेगा। ब्लू आइज भी वादा करता है कि वह अपने पिता का साथ देगा। अगले दिन ब्लू आइज एक चालाक प्लान बनाता है। वह गार्ड्स को धोखे से अंदर बुलाता है और तभी मॉरिस और बाकी बंदर मिलकर उन्हें काबू में कर लेते हैं। सब मिलकर बंदरों और इंसानों को आजाद कर देते हैं। ये बगावत की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ सीजर अपने पुराने घर में जाता है और वहां उसे एक पुराना कैमरा मिलता है। उसमें वह अपने इंसानी दोस्त विल के साथ बिताए हुए पल देखता है। तभी मैल्कम आता है और दोनों बात करते हैं। उसी समय ब्लू आइज और बाकी बंदर भी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि कोबा हमला करने वाला है। यह सुनकर सब बस्ती की तरफ निकलते हैं। रास्ते में मैल्कम की मुलाकात ड्रेफस से होती है, जो बताता है कि उसने टावर उड़ाने की योजना बनाई है। मैल्कम बंदूक तानकर उसे रोकता है और कहता है कि सीजर को एक मौका दो। उधर टावर पर सीजर और कोबा आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में कोबा हावी होता है, लेकिन सीजर संभल जाता है। वह लोहे की सीढ़ी उठाकर कहता है कि उसे भाई मानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कोबा गुस्से में कहता है कि वह सिर्फ बंदरों के लिए लड़ रहा है, लेकिन सीजर पलटकर कहता है कि कोबा सिर्फ अपनी पावर के लिए लड़ रहा है।
ये सुनकर कोबा और भड़क जाता है और घायल होने के बावजूद लड़ाई जारी रखता है। लेकिन जैसे ही सीजर को मौका मिलता है, वह कोबा के जख्मों पर वार करता है और धीरे धीरे बढ़त बना लेता है। उधर मैल्कम ड्रेफस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ड्रेफस डिटोनेटर दबाकर टावर के नीचे विस्फोट कर देता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि टावर हिलने लगता है और कई बंदर मारे जाते हैं। ड्रेफस और उसकी टीम भी मारे जाते हैं, लेकिन मैल्कम किसी तरह बच निकलता है। वहीं टावर पर सीजर और कोबा की लड़ाई और खतरनाक हो जाती है। विस्फोट से टावर टूटने लगता है। कोबा एक बंदूक उठाता है और गोली चलाता है। एक गोली मॉरिस को लगती है। यह देखकर सीजर गुस्से में कोबा पर टूट पड़ता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। कोबा एक कमजोर प्लेटफॉर्म से लटक रहा होता है। तभी सीजर उसकी तरफ बढ़ता है और कोबा रहम की भीख मांगता है। वह सीजर को याद दिलाता है कि बंदर बंदर को नहीं मारता। सीजर पहले उसकी बात सुनता है और उसका हाथ पकड़ता है, जैसे उसे बचा लेगा। लेकिन पीछे अपने घायल साथियों को देखकर सीजर समझ जाता है कि कोबा अब उनके बीच रहने लायक नहीं है। वह धीरे धीरे हाथ छोड़ देता है। कोबा चीखते हुए गहराई में गिरकर मर जाता है। नीचे पहुंचकर सीजर बाकी बचे बंदरों को इकट्ठा करता है। वहीं मैल्कम को भी सामने लाया जाता है, जिसे सीजर तुरंत छोड़ने का आदेश देता है। मैल्कम घबराते हुए बताता है कि इंसानों की फौज जल्द ही हमला करने वाली है और सीजर से अपने झुंड को भागने की गुजारिश करता है। लेकिन सीजर मानता है कि यह लड़ाई अब रुक नहीं सकती, क्योंकि गलती इंसानों की नहीं, उनकी भी है। सीजर कहता है कि इंसान उन्हें अब माफ नहीं करेंगे। वह मैल्कम को आखिरी बार गले लगाता है और कहता है, भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके। मैल्कम अपनी फैमिली के पास लौट जाता है और सीजर अपने बंदरों के सामने खड़ा होता है। सब उसे झुककर सलाम करते हैं। सीजर अब पूरी तरह नेता बन चुका है और जानता है कि एक बड़ा युद्ध आने वाला है।